नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आज हम चर्चा करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 को लेकर। इस एक्ट को लेकर कहा जा रहा है कि यह फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कंट्रोल करेगा और इसे ट्रांसपेरेंसी व रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूटिलाइज करने के लिए रूल रेगुलेशन को भी तय करेगा। इस अधिनियम को लेकर कई बार बहस हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा, तो कुछ कह रहे हैं कि सरकार को इस एक्ट के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों पर कंट्रोल को लेकर और ज़्यादा सख्ती सरकार अपना लेगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंकज सिंह। पंकज जी यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज मिशन के लिए एक्सपर्ट के तौर पर काम कर चुके हैं। साथ ही वे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं। पंकज जी, क्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। पंकज जी, सबसे पहला सवाल कि इस एक्ट को सरकार क्यों लागू करना चाहती है? September 20th, 2020, Parliament enacted the Foreign Contribution Regulation Amendment Act 2020. In this amendment, certain provisions were changed and introduced into Foreign Contribution Act of 2010. These provisions restricted the manner in which foreign funds could be received and used by the NGOs. These amendments affected the non-government organizations dramatically, and this was challenged before the Honorable Supreme Court of India. Now let me explain what were the amendments that were made to the FCRA. Like for example, transferring or sub-granting foreign contribution to any other persons. The persons, that means any individuals, associations or registered company, that is prohibited. बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग, हो क्या रहा था कि जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन आती थी तो इंडिविजुअल्स, विशेष व्यक्ति या कोई एसोसिएशन या जो कंपनी है, उनको जब विदेशों से पैसे आती थी तो वो डेलीगेट कर देती थी, सब ग्रांट कर देती थी दूसरे या तीसरे व्यक्तियों, दूसरे या तीसरे एनजीओस या दूसरे या तीसरे एसोसिएशंस को। इससे पता नहीं चलता था कि जो पैसा विदेश से आ रही है वो किसको जा रही है। इससे फॉरेन फंड का मिसयूज हो रहा था काफ़ी हद तक, और बहुत सारे एग्जांपल्स भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा है कि द अमाउंट ऑफ फॉरेन फंडिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इज रिड्यूस्ड ओनली टू 20%। इसका कहना है कि जो फॉरेन फंडिंग आती थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जो ऑफिस चलाने के लिए जो खर्च होती थी, उस पर रिडक्शन किया, दैट लिमिट किया, दैट इज लिमिटेड ओनली टू द 20% ऑफ द फंड्स, वेर इट वॉज प्रीवियसली 50%। जैसे बहुत सारे एनजीओस अपने ऑफिस को चलाने के लिए फंड मंगाते थे और 50% उस फंड का इस्तेमाल करती थी, हालांकि वो 50% करती नहीं थी और वो फनल आउट करती थी दूसरे तीसरे चौथे एनजीओस को और दूसरे तीसरे व्यक्तियों को या कुछ एसोसिएशंस को। तीसरा है कि जो अमेंडमेंट कहती है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भारत सरकार है, इज इम्पावर्ड टू डायरेक्ट पर्संस रिसीविंग फॉरेन फंडिंग to not utilize it or receive any further funding after conducting a summary inquiry। भारत सरकार के पास पावर है इंक्वायरी करने का, फॉरेन फंड जो रिसीव होता है उसका क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसलिए क्योंकि जो फॉरेन फंडिंग आती थी, जिस एनजीओस को मिलती थी या जिस विशेष व्यक्ति को मिलती थी, उसका मिसयूज करती थी, तो भारत सरकार के पास पावर है इंक्वायरी करने का। ठीक है, इस पे भी आपत्ति जताया गया और सुप्रीम कोर्ट में इस अमेंडमेंट को भी चैलेंज करा गया। अब चौथा है कि जो भी एनजीओज रजिस्टर्ड हैं, दोज एनजीओज रजिस्टर्ड अंडर एफसीआरए और अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन आर रिक्वायर्ड टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन द मेन ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली ओनली। इसको भी चैलेंज किया गया कि बहुत सारे एनजीओज हैं, उनको अकाउंट जो खोलना है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में ही खोलना है, ना कि दूसरे, और जो भी जो उनको जो पैसा रिसीव होगा उस एसबीआई अकाउंट से ही होगा। इसलिए क्योंकि भारत में एसबीआई की बहुत सारे शाखाएं हैं, तो भारत सरकार पैसा को ट्रेस ही नहीं कर पाएगा किस पर्पस के लिए आ रहा है। इसलिए भारत सरकार ने बताया कि एसबीआई का जो ब्रांच है न्यू दिल्ली में, वहीं पे पैसा है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन किया कि और किसी एसबीआई ब्रांच या और किसी ब्रांच में ना आए।
अब चौथा जो जो आखिरी जो अमेंडमेंट जो लाया गया वो सेक्शन 12A के अंतर्गत है। ऑल द ऑफिस बियरर्स, द डायरेक्टर्स एंड द की फंक्शनरीज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट प्रोवाइड देयर आधार कार्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। अब बताइए कि इस पे क्या आपत्ति हो सकती है। कोई अगर आप बैंक में पैसा भी जमा करते हैं तो KYC होती है। तो जो एनजीओज हैं उनको क्या आपत्ति थी कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये तो अमेंडमेंट जो कह रहा है वो सीधा साधा कह रहा है कि जितने भी डायरेक्टर हैं, फंक्शनरीज हैं, जो ऑफिस बेरर हैं, जो ऑफिस चलाते हैं, जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या एनजीओज के पार्ट है, उनको अपना आधार कार्ड और आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है ताकि ट्रेस हो सके कि जो विदेश से फंड आती है किसके पास आ रही है और किस पर्पस के लिए आ रही है। तो जो मूलभूत अमेंडमेंट है वो सिर्फ इतना के लिए ही था कि जो भी विदेश से फंड आ रही है, जिस पर्पस के लिए आ रही है उस पर्पस के लिए ही उसका इस्तेमाल हो, ना कि दूसरे पर्पस के लिए यूटिलाइजेशन हो। अच्छा, क्या सरकार की कुछ ऐसी भी प्लानिंग है कि इस एक्ट के द्वारा एनजीओ की स्वतंत्रता पर ब्रेक लगाई जाए? देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन इंडिया। द गवर्नमेंट इज अलाउड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, especially when national integrity and the sovereignty of the country is of prime concern. That means कि एनजीओस का ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है डोनेशन लेने का, फॉरेन फंडिंग लेने का, और सरकार अगर चाहे तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लिमिटेशंस लगा सकती है अगर जिस पर्पस के लिए वो जो कानून बनाया गया है वो अचीव नहीं होता है, और अगर नेशनल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री अगर स्टेक पे हो तो इस पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है इन द केस ऑफ नॉयल हार्पर, दैट देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फॉरेन फंडामेंटल राइट टू रिसीव फॉरेन डोनेशन एंड these NGOs must strictly adhere to whatever restrictions the government finds necessary. However, मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि इस पे जो अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, दैट वाज अंडर आर्टिकल 19(1)(c). It allows people to form associations, union, cooperative societies and NGOs working on causes that are not popular with domestic donors, especially relying on foreign funds. And this judgment, as it being said by different people, that it is the rights of the NGOs are impacted. ऐसा नहीं है, because like जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि NGOs का जो फॉरेन फंडिंग आया है उसका मिसयूज़ हुआ है, और भारत सरकार ने जो एफिडेविट जमा किया है सुप्रीम कोर्ट में, ये साफ साफ बताती है कि लगभग 19,000 NGOs हैं भारत में जिन लोगों ने फॉरेन फंडिंग का मिस यूटिलाइजेशन किया था, और 2010 से 2019 के बीच फॉरेन फंडिंग जो डोनेशन जो था वो लगभग डबल हो चुका है, और इनका जो यूटिलाइजेशन हुआ है वो डायरेक्टली नक्सल गतिविधियों के लिए यूज़ हुआ है, टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ हुआ है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है, तख्ता पलट के लिए इस्तेमाल हुआ है, सरकार बदलने के लिए यूज़ हुआ है। मेनी ऑफ द फंड्स हैव बीन यूज्ड डायरेक्टली टू अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, 4 धाम प्रोजेक्ट्स, और आपका जो लाल किला में जो आपका एक घटना घटी थी 26 जनवरी को, आपको याद होगा, उनको भी फंड किसने किया? उनको भी फंड इन एनजीओज ने किया। किसानों का जो मुद्दा था जो इतने लंबे समय तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब बॉर्डर में चला, वो भी फॉरेन फंडिंग से ही चला। इतना बड़ा जो इन लोगों ने सरकार के अगेंस्ट में इतने लंबे समय तक विरोध किया इन पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली बॉर्डर, वो फॉरेन फंडिंग के वजह से ही ये संभव हो पाया। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि कुछ विदेशी अंशदान भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। तो जब सरकार ही ऐसा सोचती है तो एक एडवोकेट होने के नाते आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि नॉयल हार्पर के केस में जो भी फॉरेन FCR फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट लाया गया 2020 में, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। उसमें भारत सरकार ने अपने एफिडेविट में खुद कहा है, जो मैं आपको कहना चाहूँगा जी, कि जो सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली कहा है कि जो फॉरेन फंड जो भारत में आया
2010 से 2019 में डबल हो गया। तो इतना सारा पैसा जो 2010 में से 2019 में ऐसा क्या हुआ जी। कि जो फॉरेन फंडिंग हुआ वो जस्ट डबल हो गया। ये इंडिकेट करता है कि जो फॉरेन डोनेशन आता है that are being used by Naxalite and other activities, and this threatened the national security and integrity of the country. This has been said, this has been submitted by the Solicitor General of India, Mr. Tushar Mehta. The Union of India further argued in this Supreme Court matter that were decided in 2021 that the pre-amendment FCRA regulations were insufficient to prevent this misuse and ensure proper utilization of foreign funds. सरकार ये कहती है कि, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो FCRA जो रेगुलेशंस तो पहले भी था वो लिमिटेड इस टर्म में था कि पैसे को ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा था कि किस पर्पज से पैसा आ रही है और उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक पैसा पहुंचता है या नहीं। तो ये किसी जाति विशेष NGOs या जाति विशेष व्यक्ति या जाति या फिर किसी धर्म समुदाय के अगेंस्ट में नहीं है। आप जैसे आपका सवाल था ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि भारत में बहुत सारे NGOs हैं, जैसे देयर आर मेनी NGOs नाउ मेयरली एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरीज who passes foreign donation forward to smaller organizations। बड़े NGOs जो है पैसे लेती हैं, FCRA में रजिस्ट्रेशन कराती हैं and they funnel out to the smaller NGOs and smaller associations and individuals, making it very difficult to trace the flow of foreign funds. And this has been specially and specifically stated by the Union of India in its affidavit before the Honorable Supreme Court of India। और भारत सरकार ने अपने एफिडेविट में ये भी कहा है कि लगभग 19,000 NGOs भारत सरकार में FCRA के अंतर्गत उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, अपने आप वुमेन, वर्ल्ड वाइड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स, हेवनली ग्रेस मिनिस्ट्रीज और Oxfam India. These are the prominent international NGOs who have refused to comply with the FCRA regulations and directions of the government of India, because they have misused the funds and they have directed the funds to the individuals, to the smaller NGOs, and those funds were directly used against the integrity and against the sovereignty of the country. पंकज जी, आपने हमें अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने सुप्रीम कोर्ट के वकील का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, और सच में इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में NGO समाज के कमज़ोर और ज़रूरतमंद वर्गों की सहायता में अहम भूमिका निभाते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 का उद्देश्य इन संगठनों को अधिक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आप इस एक्ट के उद्देश्यों और प्रभावों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।